हम लोग क्लास 8 का साइंस जो कि चैप्टर नंबर 19 चैप्टर का नाम है वायु एवं जल प्रदूषण की समस्या। आपको ये नहीं इसमें पढ़ना है कि क्यों होता है वायु प्रदूषण, क्यों होता है जल प्रदूषण, क्यों होता है, इसको नहीं पढ़ना है। आपको इसका मतलब है कि आप पहले से इसके बारे में जानते हैं, तो सिर्फ ये पढ़ना है कि इससे आखिर समस्या हमें क्या क्या होती हैं। ठीक है, तो हम लोग सब जानते हैं कि वायु प्रदूषण हो या जल प्रदूषण हो, ये दोनों प्रदूषण हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक होता है। तो ये सब हम लोग पहले से ही जानते हैं। तो चलिए हम लोग रीडिंग करके और लाइन बाय लाइन पढ़ने का प्रयास करते हैं। कहता है इस यहाँ पे कुछ कहानी है, उसके आधार पर क्या कभी आपने सोचा है कि पृथ्वी पर ही जीवन क्यों है? क्या मंगल और चंद्रमा पर भी जीवन है? अगर नहीं है तो क्यों नहीं है? ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया। तो बिल्कुल आप लोगों का जवाब आएगा कि हाँ, पृथ्वी पर ही जीवन है। इसलिए है कि इसके पास पीने के लिए पानी और सांस लेने के लिए हवा मौजूद है, और हवा में भी ऑक्सीजन मौजूद है जो हमें सांस लेने के लिए ज़रूरत होती है। लेकिन मंगल ग्रह पर हवा भी नहीं है और पानी भी नहीं है। चंद्रमा पर तो पानी का अंश मिला, यानी कि बर्फ़ का तो अंश मिला, लेकिन इसके पास हवा नहीं है। तो जीवन जीने के लिए हमें हवा और पानी दोनों चाहिए। तो यहाँ पृथ्वी पर ही है, लेकिन मंगल और चंद्रमा पर नहीं। तो इसका आप लोगों का जवाब आता और हम आपको जवाब बता दिए। कहता जीवित रहने के लिए वायु और जल का होना पहली आवश्यकता है। अगर हम लोग को जीवित रहना है तो जल और वायु की बहुत ज़रूरी होती है। पृथ्वी पर वायुमंडल में अधिक मात्रा में हवा है। पृथ्वी पर जो वायुमंडल है उसमें सबसे ज़्यादा जो मात्रा है वो किसका है? हवा का है। उसके बाद पानी का है, और इसी कारण यहाँ वृक्ष हैं। जब वायुमंडल में हवा भी है, पानी है, इसी कारण पृथ्वी पर वृक्ष हैं, पशु हैं और मनुष्य हैं। यानी तीनों चीज़ इसलिए हैं क्योंकि इसके पास पीने के लिए पानी और सांस लेने के लिए हवा मौजूद है। क्या आप जानते हैं कि हमारे वायुमंडल में कौन कौन सी गैसें हैं? बहुत सारे गैसें हमारे वायुमंडल में हैं। जितने तरह की गैस प्राप्त होती हैं, जितना तरह के गैस होता है, उस सारे के सारे गैस वायुमंडल में मिलते हैं। जिनसे जीवन सुरक्षित है, या हवा जो हमारे आसपास हमेशा ही है, या किन किन गैसों से बना है? जो आपके सामने सो हवा है, जो आप सांस ले लेते हो, क्या आप सांस लेने के क्रम में सिर्फ आप ऑक्सीजन ही लेते हो कि कोई और दूसरा गैस लेते हो? तो यही आपसे क्वेश्चन पूछा गया। तो हम बताएंगे कि बहुत तरह के गैस होते हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा जो है आपके नाइट्रोजन होंगे, फिर उसके बाद आपके ऑक्सीजन होंगे, और फिर उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड, और बाकी जब बचता है उसमें सारे गैस उसमें हो जाते हैं। तो वायुमंडल का संगठन तो पहले, इससे पहले आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहेंगे कि वायुमंडल तो हम बोल रहे हैं, तो वायुमंडल में परत कितने होते हैं? टोटल परतों की संख्या कितनी होती है? क्या कोई बता सकते हैं? आप बता सकते हैं, सो कमेंट बॉक्स में लिखिए। अगर हम मानते हैं कि यह हमारा पृथ्वी है, ठीक है, तो पहला परत होता है क्षोभ मंडल। इसके बाद होता है समताप मंडल। उसके बाद होता है मध्य मंडल। 5 परत होते हैं वायुमंडल का। इसके बाद होता है ताप मंडल, और उसके बाद होता है बाह्यमंडल। अब देखिए, इंग्लिश में अगर आप देखना चाहते हो, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर और एक्सोस्फेयर। तो इस सब में अगर देखें तो ये वाले में हम लोग यहाँ ऊपर में रहते हैं, और इसी के नीचे सारे हमारा काम हो जाता है। तो हवा हमको यहाँ तक, यानी कि बाह्यमंडल तक हवा की प्रधानता है, ठीक है। लेकिन ऊपर जाते हैं तो तापमान में कभी गिरावट आती है, कभी हमको तापमान में बढ़ोतरी होती है, ये सब देखने को मिलता है। तो हम बस इतना हमने पूछा कि वायुमंडल तो जानते हैं, लेकिन पृथ्वी को जो वायु जो हवा है वो ढका हुआ है,
वो एक वायुमंडल कहलाता है। और वो वायुमंडल अपने 5 परतों मिल करके ढका हुआ है, जिसमें पहला परत क्षोभमंडल, समतापमंडल, मध्यमंडल, तापमंडल और फिर बाह्यमंडल। ये सभी मंडल, सभी वायुमंडल में सभी परतों मिला करके सबसे ज़्यादा पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा जो गैस है वो कौन सा गैस है? नाइट्रोजन, जो कि 78%। यहाँ ऑक्सीजन उसके बाद नंबर आता है 20.94, यानी अप्रॉक्स लगभग हम इसे 21% बोलेंगे। कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%, यही 0.03% बहुत ज़्यादा है, ठीक है, क्योंकि पहले था 0.02%, ये बढ़ करके 0.03% हुआ। तभी कहा गया कि बहुत सारे जो देश है का आइलैंड है वो सब डूबने वाला है, क्योंकि जैसे कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ता है तो गर्मी पृथ्वी पर बढ़ जाती है। गर्मी बढ़ जाता है तो हिम ग्लेशियर जो होते हैं वो सब पिघलने लगते हैं और नदी का धारा बढ़ने लगती है। जैसे ग्लेशियर पिघलेगा तो नदी में पानी आ जाएगी, नदी में पानी आएगा वो चला जाएगा समुद्र में, और समुद्र में कोई जो टापू वो सब क्या हो जाएंगे? डूबने लगेंगे, ठीक है। तो इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड को रोकना था, यानी ज़्यादा इमिशन नहीं करना था। साथ ही साथ बहुत सारे गैसेस होते हैं, जितने भी और गैसेस देखने को मिले जितना आप जानते हैं सब के सब इतना ही में है, यानी कितना में? 0.97% में। जब हम टोटल परसेंटेज को जोड़ेंगे तो आपको देखने को मिलेगा 100%। तो पूरे वायुमंडल में सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% और बाकी में 0.97% में सारे गैसें मौजूद होते हैं। ये बात को याद रखना है, ठीक है। आप इस पाई चार्ट के हिसाब से देख सकते हो। थोड़ा सा यहाँ पर हम इसको जूम कर रहे हैं, बात समझिएगा। ये जो पाई चार्ट जो दिखा रहा है ना, इसमें बहुत सारे गैसेस को दिखा रहे हैं। ये जो आपको दिखा रहे हुए 78% की हिस्सा को दिखा रहा है। ये जो आपको दिख रहा है ना, ये आपको 21% हिस्सा दिख रहा है। और ये आपको है थोड़ा सा इसमें देखेंगे तो एक लाइन ऐसे खींची हुई थी, ये आपको आपके बुक में दिखाई देगा 0.03%, और बाकी जो बचेगा आपको 0.97% को दिखा रहा है। तो इतना में क्या बैठा हुआ है? नाइट्रोजन, और इसमें ऑक्सीजन, और इसमें कार्बन डाइऑक्साइड, और बाकी में सारे गैसेस मिल करके, ठीक है। तो ये आपको पाई चार्ट से दिखाने का प्रयास किया गया है। अब देखिए क्रियाकलाप नंबर 1 हम इसके हिसाब से पढ़ते हैं। पूर्व पृष्ठ पर दी गई तालिका में गैसों का आयतन का प्रतिशत दिया गया कि कौन से गैस कितना प्रतिशत कितना वॉल्यूम में बना करके है, पृथ्वी पर कितना वहाँ पर है, जिसके आधार पर बगल के दिए गए गोले को भिन्न भिन्न रंगों से भरना है और बताना है कि ABCD यानी 4 तरह के जो गैसें थी उनमें से कौन सी गैस है, ठीक है। जैसे हमने बताया कि A तो ये हो गई, B हो गई, C हो गई, और बीच में इधर कौन सा हो गया? D। चलिए अब बात समझ में आया। अब देखिए इतने सारे गैसेस होती हैं, तो वही अब आगे पढ़िए क्या कह रहे हैं कि सुबह की ताज़ी हवा मिलती कहाँ है? सुबह की ताज़ी हवा महानगरों से ही नहीं बल्कि छोटे छोटे शहरों से भी गायब हो चुकी है, क्योंकि इतना ज़्यादा वायु प्रदूषण हो गया है कि अब सोचते हैं कि ताज़ा हवा लेने के लिए तो ताज़ा हवा मिलती ही कहाँ। यही क्वेश्चन पूछा गया, किताब आपके जो NCERT बनाने वाले हैं वही पूछ रहे हैं कि आज के डेट में सुबह में ताज़ा हवा मिलती कहाँ है। तो लोग बोलेगा अरे गांव में तो मिलता है, तो गलत बात है, शहर में भी तो मिलता ही नहीं। तो सोचना ही बंद कर दो कि शहर में कभी ताज़ी हवा मिलेगा। छोटे छोटे गाँव में भी क्या हो गया, अब धीरे धीरे ताज़ी हवा ख़त्म होने लगे हैं, क्योंकि अब धीरे धीरे गांव भी क्या बदल रहे हैं, सब डेवलपमेंट की ओर बढ़ रहे हैं। सड़कों पर दौड़ते वाहन, कल कारखानों से निकलने वाले धुएं से आसमान काला पड़ने लगा है। हमारा बिहार भी इससे अछूता नहीं है। पटना के व्यस्तम चौक चौराहों पर खड़े रहना संभव नहीं है। इतना ज़्यादा आपको 2 तरह के वहाँ पर पॉल्यूशन देखने को मिलेंगे। एक तो आपका हो गया वायु प्रदूषण, और दूसरा आपको साउंड पॉल्यूशन ध्वनि प्रदूषण। ये दोनों ने जीवन हमारा हराम कर बैठा है, ठीक है। कहता बरौनी या हाथीदह जैसे इलाकों से
कभी आपने सफ़र किया? बरौनी आपके जगह है बिहार में जहाँ पर पहले चीनी की मिल हुआ करती थी, ठीक है। तो वहाँ पर से पूछ रहा है कभी आप वहाँ पर गए हैं, कभी वहाँ जा कर के आए हैं, ये आपसे पूछा गया। तो भाई हम तो नहीं गए हैं, इसलिए मेरा आंसर क्या होगा? नहीं। लेकिन आप अगर गए हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखिए कि हाँ हम बरौनी या हाथीदह जैसे इलाकों को घूम करके आए हैं। अब देखिए क्रियाकलाप नंबर 2, कहता है आप कभी धुआं उगलते ईंट के भट्ठे या अपने आसपास के शहरों के व्यस्तम इलाके से जरूर गुजरे होंगे। देखिए आपके जहाँ स्कूल हैं उसके आसपास में चिमनी भट्ठा है, तो वहाँ से धुआं निकलता है। इसीलिए सरकार कहती है कि ये जो मिट्टी का जो ईंट है इसको अब नहीं बनाना है, हमें सीमेंट का ईंट को यूज करना है, क्योंकि उसके बहुत ज़्यादा उससे क्या होते हैं? धुआं निकलते रहता है। वहाँ आपको खांसी ज़रूर आई होगी। कहाँ पर? जहाँ पर धुआं निकलता है वहाँ पर। आप देखिए सुबह सुबह उठिए 3 बजे 4 बजे भोर में, रोड पर टहलने जब निकलेंगे तो आपको होटल दिख जाएंगे, जो होटल चाय बनाते हैं स्पेशली। अब वो क्या करते हैं? कोयला सुबह में जला लेते हैं और उस चाय उसी पर बनाते हैं, और इतना ज़्यादा धुआं होता है कि हम लोग को वहाँ पर से भागना पड़ जाता है। यानी सोचिए कितना ज़्यादा लोग पॉल्यूशन वहाँ पर भी करते हैं, और वहाँ ज़्यादा देर तक रुके तो खांसी के साथ साथ सिर दर्द होना शुरू हो जाता है। आप खुद से अवलोकन कीजिए कि वातावरण एवं परिवेश में क्या क्या परिवर्तन हुआ है। इसके लिए आप गांव की बगीचा और वाहनों से भरा सड़क और कूड़े करकट वाले इलाके और खुला मैदान में महसूस करते हैं। क्या महसूस करते हैं? अपने अवलोकन एवं अनुभव को तालिकाबद्ध कीजिए। अब हम लोग सब जानते हैं गांव के बगीचे का अनुभव एकदम फ्रेश हवा का लगभग लगता है, लेकिन वहीं जब वाहनों से भरे सड़क पर जाते हैं तो वहाँ पर एकदम धुआं का जो है ना वायु प्रदूषण हमको दिखने को मिलता है। कूड़े करकट में भी वही वाला बात है, बहुत ज़्यादा गंदी गंदी स्मेल आती है। खुले मैदान में भी कुछ ठीक हमें लगता है, क्योंकि यहाँ पर भी हमें अच्छा महसूस होता है। कहता आप कहाँ कहाँ अच्छा अनुभव करते हैं? तो कहेंगे 2 जगह पर। कहाँ? एक तो गांव का अनुभव अच्छा करते हैं और दूसरा खुले मैदान का अनुभव हम अच्छा करते हैं। तो अब आपसे पूछा गया कि आप आइए आप कुछ विचार कीजिए कि क्या ऐसा कुछ है पॉसिबल जिससे कि हम अच्छा पर्यावरण बना सकते हैं। तो देखिए कहता कुछ क्षण निकाल कर इन प्रश्नों के उत्तर देने का प्रयास कीजिएगा। क्या वृक्ष आपका सबसे अच्छा मित्र हो सकता है? तब बोलेंगे बिल्कुल सबसे अच्छा मित्र हो सकता है। क्या अधिक गर्म मौसम में या अधिक भीड़ में आपको अच्छा लगता है? कौन? वृक्ष। बिल्कुल गर्म मौसम में तो बिल्कुल अच्छा लगता है कि हमें छाया प्रदान करता है, और भीड़ भाड़ इलाके में ये अच्छा लगता है कि वो हमें स्वच्छ हवा प्रोवाइड करवाती है। यदि नदियों को पवित्र कहा जाता है तो व्यक्ति उन्हें गंदा क्यों करते हैं? ये तो आदमी की गलती है। जब कहता है कि हमारे नदी पवित्र होती है, गंगा माता का दर्जा दिया जाता है, तो कोई माँ को गंदा कैसे कर सकता है? ये उसकी गलती है। तो इसीलिए कही जा रही है कि लोग ऐसे जब मानते हैं पवित्र तो भी गंदा क्यों करते हैं? लोगों में अवेयरनेस की कमी है, लोगों में जागरूकता की कमी है। अगर लोगों को बताया जाए तो निश्चित रूप से वो चीज़ को क्या कर सकते हैं? ठीक कर सकते हैं। कहता है इन प्रश्नों के द्वारा जो एक समान विचार प्रकट होता है वह यह है कि मानव व्यवहार और पर्यावरण के बीच एक गहरा संबंध है। यह हमें इस प्रश्न के द्वारा एक चीज़ समझ में आता है कि हमें इसलिए पेड़ अच्छे लगते हैं क्योंकि मानव का जो व्यवहार और पर्यावरण के बीच बहुत गहरा संबंध है दोनों में। कहता प्रारंभ में जनसंख्या सीमित थी तो प्राकृतिक संसाधन असीमित थे। ठीक है, यानी कि सीमित था। जब जनसंख्या सीमित थी, ज़्यादा नहीं बढ़ा था, तो प्राकृतिक संसाधन असीमित थी, बहुत ज़्यादा थी। लेकिन परंतु जैसे जैसे जनसंख्या में वृद्धि होती गई, हम औद्योगिक विकास की ओर तेज़ी से बढ़ने लगे, यानी कंपनी फैक्ट्रीज वगैरह खोलने लगे। औद्योगिक यानी व्यापारिक जब तकनीक आने से मानव की भौतिक आवश्यकताओं तथा सुविधाओं की मांग बढ़ी और प्राकृतिक स्रोतों का मानव द्वारा निर्ममता से शोषण किया। निर्ममता यानी कि जैसे आज पानी पीने के लिए लोग ललायत क्यों हैं? क्योंकि पहले हम लोगों ने पानी बहुत बहाया। आज भी देखते होंगे कि मोटर चालू कर दिए, अब भूल गए, आके टीवी जाके देख रहे हैं।
बताइए कि पानी गिर रहा है तो ये क्या है, तो निर्ममता ही ना हम लोग कह सकते हैं कि हम लोग क्या कर रहे हैं, पानी के साथ निर्ममता के तरफ से शोषण कर रहे हैं। यानी इतना ज़्यादा निर्मम, मतलब कि जिसको कहते हैं ना क्रूर पूर्वक। ठीक है, इस प्रकार प्रकृति में परिस्थिति असंतुलन का खतरा पैदा हो गया। अगर जितना हम लोग पेड़ काटते अगर उतना पेड़ लगाते जाते, उससे ज़्यादा पेड़ लगाते, तो आज हमारी ये स्थिति वायु प्रदूषण का नहीं होता और अचानक गर्मी बढ़ना भी नहीं होता। बात समझ में आ रहा है। अब हम लोग को पढ़ना है वायु प्रदूषण। कहता प्रदूषण का शाब्दिक अर्थ गंदगी है। जहाँ पर भी अगर प्रदूषण समझते हैं तो हमें यह समझ में आता है कि गंदगी से रिलेशन है। ऑक्सीजन मानव जीवन के लिए प्रकृति की एक महत्वपूर्ण देन है, किंतु आधुनिक यांत्रिक युग में कल कारखानों की चिमनियों से निकलने वाली गैसों, स्वचालित वाहनों में पेट्रोल एवं डीजल के दहन, मनुष्य के अन्य क्रियाकलापों के कारण बड़े बड़े नगरों के आसपास की वायु में धूलकण यानी डस्ट पार्टिकल, धुआं, स्मोक और अनेक प्रकार की हानिकारक गैसें पर्याप्त मात्रा में उपस्थित होकर उसे गंदा कर देती है। यही वायु प्रदूषण कहलाता है। यानी क्या कहा कि हम लोग आज के डेट में देखते हैं कि अपने से जो चलने वाले पेट्रोल से गाड़ी, डीजल से गाड़ी, फिर हमारा चिमनी से निकलने वाला धुआं, ठीक है, मनुष्य के द्वारा और क्रियाकलापों से, ये सब चीज़, और जब हवा चलता है, धूल वाला जो रोड है उसके तहत जब हम लोग देखते हैं तो यही सब उपस्थित कहाँ पर होता है, वायु में। और यही तरीके, इसी को हम लोग कहते हैं वायु प्रदूषण। यानी ये सब अगर वायु में मिल जाती है तो स्वच्छ वायु नहीं रह करके गंदगी हो जाती है, और जब गंदा हो जाता है तो उसी गंदा वायु को हम लोग कहते हैं वायु प्रदूषण। फलतः ऐसी वायु में सांस लेना भी आसान नहीं होता। यह सजीव और निर्जीव दोनों के लिए हानिकारक होता है। अब कहेगा निर्जीव में क्या होता है, तो निर्जीव में बहुत सारी चीज़ें होती है, उस पर डस्ट पड़ने लग जाते हैं, फिर वो धीरे धीरे क्या होता है, सड़ने गलने लगता है। तो ये सभी उसके प्राप्त होते हैं किसके द्वारा, दूषित वायु के द्वारा। अब दो वास्तविक घटनाएं क्या हैं, अब उसके बारे में देखते हैं। कहता कुछ वर्ष पूर्व अमेरिका के एक औद्योगिक नगर डेट्रॉइट के पास के कस्बे में लोग एक दिन हैरान रह गए। कहाँ, डेट्रॉइट के पास कोई कस्बा मतलब कॉलोनी था, उसमें लोग हैरान रह गए। उस दिन वहाँ अजीब बरसात हुई, बाहर सूखते कपड़े जल गए। सोचिए, ऐसा बरसात हुआ कि जो कपड़ा सूख रहा था वो क्या हो गया, जल गया। अब जला क्यों होगा, क्योंकि उस पर जो अम्ल वर्षा हुई होगी। ठीक है, जिस पर भी यह पानी पड़ा वह चीख उठा। जांचने पर पता चला कि वह पानी नहीं, तेजाब था, गंधक का अम्ल था। अब अम्ल जानते हैं ना, किसी पर अगर एसिड फेंक देते हैं तो कैसे जल जाता है, वही यहाँ पर था कि जो ऊपर से पानी बरसा उसमें पानी नहीं था, तेजाब था। तो किसी पर पड़ेगा तो क्या होगा, उसको शरीर जलने लगेगा, वो चीख उठा। कारखानों की चिमनियों से हवा में इतनी सल्फर डाइऑक्साइड गैस जमा हो गई थी कि बादलों के साथ रासायनिक क्रिया करके दहकते हुए तेजाब की रिमझिम वर्षा कर दी। यानी सोचिए कि वहाँ पर ये बात हुई एक फैक्ट्री के आसपास। फैक्ट्री से इतना ज़्यादा सल्फर डाइऑक्साइड निकला, सल्फर निकला कि वहाँ पे हवा के साथ, पानी के साथ अभिक्रिया करके वो क्या करवा दी, फिर से बारिश करवा दी। अब वो जो बन गया वो क्या बन गया, तेजाब बन गया। तेजाब बन गया तो समझिए कि अगर ये आ जाएगा तो शरीर, किसी के शरीर पर जाएगा तो क्या होगा, जलने लगेगा। आपको यही देख रेख करके, पहले जो आपका ताजमहल था एकदम उजला था, लेकिन अब देखेंगे कि उस पर पीला पीला होने लगे हैं। तो पीला क्यों हुआ, यही हुआ अम्ल वर्षा के कारण। कहते 2 और 3 दिसंबर 1984 की मध्य रात्रि में एक ऐसे ही दुर्घटना मध्य प्रदेश के भोपाल में हुआ था, जिसे हम लोग भोपाल त्रासदी के नाम से जानते हैं। उसमें साइनाइड गैस था, वो पूरे क्या हो गए थे, पूरे इलाका में फैल गया। जो साइनाइड गैस, ठीक है, साइनाइड गैस जो भी सूंघा मर गया, मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस। कहता है कि भोपाल गैस कांड सारी दुनिया में औद्योगिक विकास के चेहरे पर गहरी कालिक पोत दी। कीटनाशक दवा बनाने वाली यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री से मिथाइल आइसोसाइनेट
नामक द्रव ताप बढ़ जाने से गैस बन गया था। वो क्या हो गया था, जो मिथाइल आइसोसाइनेट था उसमें क्या बन गया, ताप बढ़ गया, ताप यानी कि टेम्परेचर बढ़ने से वो बदल गया गैस में। इसका रिसाव शुरू हुआ, रिसाव मतलब लीक करना शुरू कर दिया। यह गैस सांस के साथ फेफड़ों में गई और फेफड़ों में पानी भर गया। ठीक है, अब बताइए, फेफड़ा में हम हवा रखने के लिए रखते हैं जगह, बैलून के जैसा ही होता है। पानी भर देंगे तो उसमें हवा भरेगा नहीं ना, तो सांस कैसे लेंगे। तो वही कह रहा है कि जैसे वो गैस था, जैसे सांस लिए तो अंदर जाके वो क्या बन गया, पानी, और वो फेफड़ा में पानी भर गया, सांस फूली और दम घुट गई। हजारों लोग मारे गए और हजारों अपंग होकर आज भी कष्टदायक जीवन व्यतीत कर रहे हैं। एक मूवी भी है इसके ऊपर, भोपाल त्रासदी के नाम से, 1984। ठीक है, उसमें बहुत सारे लोग मरे थे और ये आज भी हम लोग इसको अति करते हैं, सो सेलिब्रेट नहीं कहा जाएगा, इसे हम दुख शोक मनाते हैं आज भी इस वाले इंसिडेंट पे। ठीक है, यही समझिए कि आपको एक चित्र दिखाया गया वायु प्रदूषण से। ये घर में भी कुछ बन रहा होगा, फैक्ट्री वगैरह, घर में कुछ खाना बना, धुआं बाहर निकाल दिए, गाड़ी चली धुआं बाहर निकाल दिया, स्कूटर चली धुआं बाहर निकाल, फैक्ट्री चली धुआं बाहर निकाल दिए। ये सब के सब कहाँ जाके मिल रहा है, हवा में, और जा करके ये हवा को यानी कि वायु को प्रदूषित कर देगा। अब यहीं से आप समझिए कि यही सब चीज़ों से हमारी वायु क्या हो रही है, दूषित। कहीं पर भी इसमें पेड़ दिखाया गया है, कहीं नहीं। अगर यहीं पर मान लिया कि कितना भी था और विशाल विशाल हम लोग पेड़ लगा देते तो ये प्रभाव हमें कम देखने को मिलता। ठीक है, तो हम लोग को पेड़ लगाना चाहिए। इसलिए मोदी जी का एक प्रयास है, माँ के नाम से ही कम एक पेड़ लगाना जरूरी है। वायु कैसे प्रदूषित होती है, आपसे पूछा जा रहा है कि वायु कैसे प्रदूषित होती है। वायु प्रदूषण पहले भी था, प्रकृति एकदम स्वच्छ कभी नहीं रही है। ठीक है, प्रकृति कभी भी एकदम स्वच्छ नहीं रही है। समय समय पर आंधी आती रहती है, जंगलों में आग लगती रहती है, ज्वालामुखी विस्फोट होते रहते हैं, जिससे विश्व भर के वायुमंडल में उलटफेर होता रहता है और अब भी हो रहा है। यह प्रकृति की लीला है, इस पर किसी की वश नहीं है। जैसे अभी आप अमेरिका में देखेंगे, जनवरी माह में ठंडा पड़ रहा है, फिर भी वहाँ आग लग गई और $200 बिलियन का नुकसान हुआ। अगर हम लोग इंडिया के भाषा में चले तो सोचिए, $200 बिलियन का, तो 200 तो हो गया, बिलियन कितने को कहते हैं, अगर बिलियन इसको कहें तो यहाँ पर होगा 100 ट्रिलियन, अरे मिलियन, अब 1 मिलियन में 10, फिर यहाँ से आएगा 1000 और फिर आएगा सैकड़, यानी इतना में गुना करेंगे हम लोग 85 से, इतना रुपया का नुकसान हुआ है सिर्फ जनवरी 2025 में, किसका, अमेरिका का आग लगने से। ये किसी के बस में, अगर बस में होता रोक देना आग लगना, तो अमेरिका क्या लगता है, इतना लॉस होने देता, वो रोक लेता। ये प्राकृतिक प्रदूषक कहलाते हैं। ये क्या कहलाते हैं, प्राकृतिक प्रदूषक, जो कि प्रकृति पर निर्भर करता है, ये आदमी के बस में नहीं है। किंतु सभ्य मानव ने अपने हाथों से जो किया है, उसने वैज्ञानिक विकास के द्वारा जो औद्योगिक क्रांति उत्पन्न की है, उससे सभी प्रकार के प्रदूषण को बढ़ावा मिला, चाहे ध्वनि प्रदूषण हो, चाहे वायु प्रदूषण हो, चाहे जल प्रदूषण हो। क्योंकि रासायनिक जो है, मैंने कल कारखानों से जो भी निकला, वो पानी को कहाँ भेज देते हैं, नदी में। ट्रीटमेंट करके भेजिए, उसको साफ करके भेजे तो अच्छा रहता, लेकिन उसने क्या कर दिया, उसको गंदगी को भेज देता है नदी में, और जाने के बाद वो जल भी प्रदूषित हो जाता है। कहते हैं रासायनिक कारखानों, तेल शोधक संयंत्रों, उर्वरक, सीमेंट, कागज, कांच इत्यादि के कारखानों में कई प्रकार के रासायनिक पदार्थों का उपयोग किया जाता है। जो भी रासायनिक कारखाने हैं, जैसे कि कोई भी दवा बनता है, ठीक है, तेल शोधक जो भी हमारा तेल का रिफाइनरी होता है, उर्वरक बनता है, सीमेंट बनता है, कागज बनता है, कांच शीशा बनता है, ये सब कारखानों में कई रासायनिक पदार्थों का उपयोग किया जाता है। इनकी चिमनियों से निर्गत गैसों में
कार्बन मोनोऑक्साइड होता है। ये बहुत खतरनाक गैस है जो कि खाना बनाते समय भी हमें निकलता है, और ये ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है लेडीज़ को, क्योंकि लेडीज़ भी खाना बनाती है अक्सर जगह पे। ठीक है। नाइट्रोजन के ऑक्साइड क्या निकलते हैं? नाइट्रोजन के ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, धातु के महीन कण, कार्बन के कण, ये सब आदि प्रमुख है जो वायु में फैलकर वायु को क्या कर देते हैं? प्रदूषित कर देते हैं। जनसंख्या बढ़ने से यातायात के लिए मोटर गाड़ियों और अन्य वाहनों की संख्या में दिन प्रतिदिन वृद्धि हुई। यानी कि पहले कम था मोटरसाइकिल, पहले एक भी किसी घर मोटरसाइकिल नहीं, सब घर साइकिल हुआ करता था। किसी घर मोटरसाइकिल आ गया तो फिर उसको देखते देखते और सबके घर मोटरसाइकिल हो गया। अब किसकी चलन आ रहा है? 4 व्हीलर की। कहता है जीवाश्म ईंधन के जलने से कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। जीवाश्म ईंधन मतलब लकड़ी वगैरह हो गया, सब जीवाश्म ईंधन है जो वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को बढ़ाती है। एक मोटर गाड़ी 1 मिनट में इतनी ऑक्सीजन नष्ट करती है जितनी 1135 व्यक्तियों को श्वसन क्रिया के लिए चाहिए। सोचिए, एक मोटर गाड़ी 1 मिनट में कितना ऑक्सीजन नष्ट करती है? जितना 1135 व्यक्ति उसे आसानी से सांस ले सकते थे। ठीक है। इस प्रकार आप देख रहे हैं कि 60% वायु प्रदूषण तो मोटर वाहनों से ही हो रही है। ठीक है। यानी समझ सकते हो कि जब बर्निंग करता है ना, कोई भी चीज़ जलता है तो ऑक्सीजन चाहिए, और जब गाड़ी हो तो उसमें भी पेट्रोल जलता है तो उसके लिए क्या चाहिए? ऑक्सीजन। तो कहता है 1 मिनट में जितना ऑक्सीजन लेता है ना, उतना में 1135 व्यक्ति एक बार में सांस ले सकते हैं। कहता है कार्बन युक्त ईंधनों को अपूर्ण दहन से कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है जो वायु में मिश्रित होकर उसे प्रदूषित कर देता है। कार्बन मोनोऑक्साइड एक विषैली गैस है, अभी बताया कि एकदम जहरीली है। श्वसन क्रिया के द्वारा यह हमारे शरीर में रक्त के हीमोग्लोबिन के साथ संयोग कर कार्बोक्सिलिक हीमोग्लोबिन बनाता है। इसके फलस्वरूप रक्त के हीमोग्लोबिन में शरीर का एक भाग से दूसरे भाग में ऑक्सीजन पहुंचाने की क्षमता क्या होती है? समाप्त हो जाती है। अतः ऑक्सीजन के अभाव में श्वसन संबंधी कठिनाइयां पैदा हो जाती है, दम घुटने लगता है और अंत में उसकी भी मृत्यु हो जाती है। ठीक है। तो इस सब को बात समझिएगा कि कितना ज़्यादा आपका कार्बन मोनोऑक्साइड हानिकारक है। ठीक है। ये हीमोग्लोबिन रक्त में पाया जाता है जो कि आपको ऑक्सीजन को ढो कर लेके जाता है, और ये किसके साथ मिलकर के? कार्बोक्सिलिक हीमोग्लोबिन बना लेता है। ठीक है, हवा के साथ में, और इसके साथ हीमोग्लोबिन में शरीर का एक भाग दूसरे भाग को ऑक्सीजन पहुंचाने में असमर्थ हो जाता है, और जिसके कारण से सांस लेने में कठिनाई होती है और दम घुटने लगता है, फिर मर जाता है। चेतावनी यही है कि बंद कमरे में मोमबत्ती या ढिबरी जलाकर सोना खतरे से खाली नहीं है, क्योंकि जब ये सब जलता है तो कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता है। आप अपने आस पड़ोस के इस बारे में बताइए और खुद भी सोचिएगा कि क्यों नहीं बंद कमरे में मोमबत्ती और ढिबरी जला करके सोना चाहिए। कहता है अयस्कों और खनिजों से धातुओं के निष्कासन मतलब निकालना के क्रम में धूलकण और धुआं निकलते हैं। ठीक है, जब भी अयस्क या फिर कोई भी खनिज को हम लोग क्या करते हैं? निकालते हैं, निष्कर्षण करते हैं, तो बहुत मात्रा में धूलकण और धुआं निकलता है। उनमें लेड, क्रोमियम, जस्ता, पाराकैडमियम, आर्सेनिक इत्यादि वायु में प्रदूषण उत्पन्न करते हैं। फसलों में लगे कीड़ों को मारने के लिए तथा मच्छरों एवं मक्खियों को नष्ट करने के लिए कई प्रकार के कीटनाशकों का छिड़काव किया गया है जो विषैले होते हैं। इनके कण वायु में प्रवेश कर उसे भी क्या करते हैं? प्रदूषित। जैसे मान लो कोई चीज़ हमें दवाई छींटनी है तो वायु तो यहाँ पर है, दवाई तो इस पर भी गया, और ये हवा में उड़ते उड़ते बाद में क्या हुए? सभी के नाक में चला जाएगा। यानी कि एक तरह से बोलिए कि वायु में जाने के बाद वायु को प्रदूषण कर देता है। कहते हैं जंगलों में वृक्ष पर्यावरण को स्वतः शुद्ध करते हैं। जंगलों में क्या करते हैं? वृक्ष जो हैं पर्यावरण को शुद्ध करते हैं, किंतु आजकल जलावन की पूर्ति के लिए तथा अन्य कार्यों के लिए वृक्षों को बेहतरीन ढंग से यानी कि धड़ल्ले से काटा जा रहा है कि अब हम क्या करेंगे? कोई नया डेवलपमेंट वहाँ पर करेंगे और हमको वहाँ से
क्या चाहिए, पेड़ को काटना शुरू कर देते हैं। इसका प्रभाव वर्षा पर पड़ता है। वर्षा अनियमित हो जाती है, कभी अभी वर्षा होगा ठंडा में, कभी गर्मी में, कभी बरसात में कभी सुखाड़े हो जाएगा। तो ये सब निर्भर पड़ता है पेड़ों पर। तथा अनावृष्टि की स्थिति पैदा हो, जो नहीं चाहते हैं वो स्थिति आ जाती है। तो कहते हैं दिन ठीक नहीं चल रहा है, लेकिन उसका जिम्मेदार कौन है, खुद अपने ही हैं। अन्य मानव निर्मित गैसों में क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जिसे CFC कहा जाता है, ये अत्यधिक अस्थायी, अज्वलनशील, हानिरहित पदार्थ है। इसका उपयोग रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर, रेफ्रिजरेटर मतलब फ्रिज, AC और एरोसॉल फुहारा में होता है। परंतु इनके अस्थायी होने के चलते ये वायुमंडल में लंबे समय तक रह करके ऊपरी परत तक पहुंच जाते हैं, जहां ओजोन परत होता है। सूर्य की परावैंगनिक किरण CFC को तोड़कर क्लोरीन बना देता है, और क्लोरीन का एक परमाणु 1 लाख ओजोन को नष्ट करता है। सोचिए, CFC जो गैस है ये क्या करता है, सूर्य से प्रकाश लेकर के दोनों का हटा के क्या बनता है, क्लोरीन। और क्लोरीन जो है ना परमाणु 1 लाख ओजोन को क्या करती है, नष्ट करती है। इससे ओजोन के आवरण में छिद्र हो गया है। और आपने क्या इसके बारे में सुना है, तो बिल्कुल हम लोग सुने हैं। ठीक है, अब देखिए, हमको लगता है कि आज का सफ़र इतना ही तक रहते हैं। अब अगले वीडियो में पढ़ाएंगे नेक्स्ट डे। तब तक के लिए जय हिंद। आप लोग पढ़ते रहिए, मन लगा करके, आपका एग्ज़ाम बढ़िया होगा। ठीक है, और आपका दिन मंगलमय हो। थैंक यू।